माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अंतिम पार्ट लास्ट इसमें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें तीन टॉपिक बचे हैं: बंध लंबाई का निर्धारण, घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव, अदृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंध लंबाई का निर्धारण, यानी कि हम बंध लंबाई का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं का अंतराल जो है वो समान होता है, यानी उनके बीच में जो स्पेसिंग होता है वो समान होता है, जिसकी वैल्यू 2b हमें प्राप्त हुई थी। अतः स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति को हम ज्ञात कर सकते हैं। आवृत्ति ज्ञात होने पर हमारे को b ज्ञात किया जा सकता है, और b के मान से हम i ज्ञात किया जा सकता है। b रोटेशनल कांस्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, और i के मान से हम r बंध लंबाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि म्यू बार जो होता है वह 2b इंटू जे प्लस 1 के बराबर होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और हम जानते हैं जो b होता है इसमें वह होता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC के बराबर होता है, और इस सूत्र के अनुसार हमारे को I जो मिलेगा वह हो जाएगा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर BC के बराबर, और I जो है वो म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन म्यू का अंडर रूट, जहाँ पर म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। म्यू जो है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव। घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव पढ़ने से पहले हमारे को समस्थानिक पता होना चाहिए कि आइसोटॉप किसे कहते हैं। आइसोटॉप ऐसे परमाणु होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक तो समान होता है, पर परमाणु भार अलग अलग होता है। एक द्विपरमाणु अणु जिसमें एक ही परमाणु के विभिन्न समस्थानिक हों तो वे घूर्णन स्पेक्ट्रा भी अलग अलग प्रकार के देंगे। इसे ही आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी कि अगर m बदल जाता है तो म्यू बदल जाता है, म्यू बदल जाता है तो r बदल जाता है, r बदल जाता है तो I बदल जाता है, I बदल जाता है तो ई रोटेशनल की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्थानिक परमाणु का भार अलग अलग होता है, जिसको जैसे हमने m से रिप्रेजेंट किया है। रिड्यूस्ड मास में m की वैल्यू होती है, जैसे HCl, DCl और कार्बन 12, CO में कार्बन 12 है, CO में कार्बन 13 है, CO में कार्बन 14 है। इसी प्रकार CO में कार्बन ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 18 है। इस प्रकार से अब समस्थानिक का परमाणु भार अलग अलग होने तो अलग हो जाता है, पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो r समान रहती है, जिससे सामान्यतः रिड्यूस्ड मास परिवर्तित हो जाता है। रिड्यूस्ड मास परिवर्तित हो जाने के कारण से जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, रिड्यूस्ड मास म्यू चेंज हो जाएगा तो जड़त्व आघूर्ण I चेंज हो जाएगा, I चेंज हो जाएगा तो B चेंज हो जाएगा। B क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट है, और B चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ई रोटेशनल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ई रोटेशनल इज इक्वल टू होता है बी जे इंटू जे प्लस 1, और बी इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, और आई इज इक्वल टू होता है म्यू आर स्क्वायर। अतः यदि म्यू बदलता है या म्यू बढ़ता है और तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ता है तो बी कम होगा, और बी कम होगा तो ई रोटेशनल का मान कम हो जाएगा, अर्थात ऊर्जा स्तरों के बीच में दूरी कम हो जाएगी। जैसे हम दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास दो स्पीसीज है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 13 है। कार्बन 12 और कार्बन 13 की जो वैल्यूज़ हैं वो म्यू बार की यानी कि वेव नंबर की जो वैल्यू है 3.82 है, और कार्बन 13 में इसकी वैल्यू है 3.673 है, यानी कि कम हो गई ये म्यू बढ़ जाने से। इसी प्रकार से B की वैल्यू 1.921 सेंटीमीटर इनवर्स है, और इसमें B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.836 सेंटीमीटर कार्बन 13 वाले में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रा पर आइसोटॉपिक इफेक्ट का क्या चेंजेज आते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नॉन रिजिड रोटेटर। अदृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल बिहेविंग एज ए नॉन रिजिड रोटेटर। जब डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन रिजिड रोटेटर की तरह व्यवहार करने लगे, यानी कि अदृढ़ घूर्णी की तरह व्यवहार करने लगे। अदृढ़ घूर्णी का मतलब ये है कि उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका मान परिवर्तित होने लगता है। रिजिड रोटेटर में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं I = म्यू आर स्क्वायर होता है। तो अगर R चेंज होता है तो I भी चेंज होगा, R बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा। अब I के बढ़ने से B का मान कम हो जाएगा, और B का मान कम होने से E रोटेशनल की वैल्यू कम होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है या रिजिड रोटेटर नॉन रिजिड रोटेटर की तरह व्यवहार करने लगता है, तो हमारे पास E रोटेशनल की वैल्यू कम आने लगती है। तो हम सिंपल सी बात करें कि I = म्यू आर स्क्वायर होता है। रिड्यूस मान तो परिवर्तित नहीं होगा, परंतु बॉन्ड लेंथ बढ़ने से I का मान घटेगा और I का मान बढ़ेगा, तथा I का मान बढ़ने से B का मान घटेगा, जैसा आपको दिख रहा है ये है। अगर I का मान घट रहा है तो B का मान बढ़ जाता है। B का मान घटने पर E रोटेशनल की वैल्यू भी घटेगी। E रोटेशनल = होता है BJ × J+1, अर्थात J का मान बढ़ने पर B का मान घटने लगता है, क्योंकि J के उच्च मान पर घूर्णन की गति बढ़ने के कारण रोटेटर की रिजिड प्रकृति प्रभावित होती है, जिससे बंध लंबाई बढ़ जाती है और I बढ़ने लगता है, जिससे B का मान घटने के कारण E रोटेशनल का मान रिजिड रोटेटर से थोड़ा कम प्राप्त होता है। जैसा मैंने आपको बताया, आप ये समझ सकते हो, अगर स्प्रिंग को हम बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वह बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमारे को नॉन रिजिड रोटेटर का जो है वो निम्न व्यंजक प्राप्त होता है, या उसको निम्न व्यंजक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। EJ = BJ × J+1 - D × J² × J+1 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ B रोटेशनल कांस्टेंट है, D सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, अब केंद्रीय विकृति स्थिरांक है, और D है 4B³ फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। नॉन रिजिड रोटेटर के लिए भी सिलेक्शन रूल रिजिड रोटेटर की तरह ही होता है, यानी +-1 होता, डेल्टा J = +-1, यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में 1 का चेंज आ सकता है। तो हम इसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा J = EJ+1 - EJ, अपर एनर्जी लेवल लिख दिया, उसके बाद लोअर एनर्जी लेवल लिख लिया। अब EJ+1 की वैल्यू रखते हैं और EJ की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास ये आता है अपर लेवल की BJ × J+1 और BJ+1+1, यानी कि हमारे पास BJ × J+1 था तो हमने उसमें एक एक जोड़ दिया। उसी प्रकार से DJ² था तो J+1² हो जाएगा, उसके आगे J+1 का स्क्वायर था तो हमने +1² और कर दिया। उसके बाद हो जाएगा BJ × J+1 - DJ² × J+1 का स्क्वायर। अब हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है B × J+1 × J+2 - D × J+1 का स्क्वायर × J+2 का स्क्वायर माइनस BJ × J+1 - DJ² × J+1 का स्क्वायर। ये है फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, ये वैल्यू आती है। अब हम इसमें अगर वैल्यू रखते हैं 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा हो, तो हमारे पास J जो अपर हो जाएगा उसकी तो 1 वैल्यू हो जाएगी, J की वैल्यू 1 रख देंगे, और लोअर है उसकी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उसके अनुसार। डेल्टा E J to J+1 के बराबर हो जाएगा 2B × J+1 - 4D × J+1 का क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए J की वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो 0 रखते हैं, 0 से ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमारे पास 2B × 0+1 - 4D × 0+1 का क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है
2b माइनस 4d सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से हम 1 रखते हैं तो हमारे पास j 1 से 2 ट्रांजिशन होता है तो हमारे पास वैल्यू आती है 4b माइनस 32d सेंटीमीटर इनवर्स। और 2 से 3 अगर हम यानी कि j की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास आता है 6b माइनस 108d सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से अगर हम 3 वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आता है 8d माइनस 256d सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए इसमें आप वैल्यूज़ देखिए, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2b 4b 6b 8b, इसमें जो स्पेसिंग है वो बराबर है, परंतु d की वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना, माइनस की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो स्पेसिंग का मान कम होता है। तो हम देखते हैं, अतः उपरोक्त से हम देखते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन समान दूरी पर नहीं है, बल्कि उनके बीच की दूरी j के मान बढ़ने से कम होती जाती है, जो इस प्रकार से है। पहली और दूसरी के बीच में ई जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4b माइनस 32d माइनस 2b माइनस 4d, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस 28d। इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी के बीच में वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2b माइनस 76d सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी के बीच में आ जाएगी 2b माइनस 148d सेंटीमीटर्स। यहाँ पे भी आप देखिए कि वैल्यू लगातार जो है वह माइनस वाली जो बढ़ती जा रही है, यानी कि स्पेसिंग घटती जा रही है। जो है d का मान b से बहुत वेरी वेरी लेस देन होता है, यानी कि बहुत कम होता है। अतः j के कम मान पर स्पेक्ट्रल लाइन समान दूरी पर, परंतु j के मान बढ़ने पर स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में जो सेपरेशन है वो दूरी कम दिखाई देने लगती है। अब देखिए इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझाइए जिन अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वे रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं देते। उसका आंसर है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं में स्पेक्ट्रल एनर्जी लेवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से स्प्लिट नहीं हो पाते, जिसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। जब वाइब्रेशन एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं हो पाते तो ट्रांजिशन की संभावना कम हो जाती है, यानी कि डेल्टा म्यू जो है वो म्यू ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इफ़ म्यू बराबर 0 है तो डेल्टा म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी में चेंज भी 0 हो जाएगा, और ई रोटेशनल जो है वो डेल्टा म्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि ई रोटेशनल में भी कोई चेंज नहीं होगा। अतः ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा भिन्न भिन्न नहीं होगी, जिससे संक्रमण नहीं होगा, और संक्रमण नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू। हाँ बैठ जा, मैं तो उठ गया।